वेलकम बैक वंस अगेन मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं द्रवों के प्रवाह से संबंधित। इसका नाम है बर्नौली की प्रमेय। बर्नौली की क्या प्रमेय है, चलो इस पे बात करेंगे। उससे पहले हेडिंग डाल दीजिए, बर्नौली की प्रमेय नहीं, बर्नौलीज थ्योरम। कथन पहले इसका सुनिए, स्टेटमेंट। देखिए, बर्नौली की प्रमेय का जो कथन है वो ये कहता है कि कोई आदर्श द्रव होना चाहिए। देखो पॉइंट्स में याद करिएगा स्टेटमेंट को, तो आसान रहेगा। हम कहेंगे जब कोई आदर्श द्रव, यानी आदर्श माने असंपीड और अश्यान द्रव। आप ये पूरी लाइन भी लिख सकते हो। आप या तो इस्तेमाल करें जब कोई आदर्श द्रव, या आप इस्तेमाल करें जब कोई असंपीड और अश्यान द्रव। ये आप पर निर्भर करेगा जो आप लिखना चाहें। तो जब कोई आदर्श द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली से, नली कैसी होनी चाहिए? असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली से होकर धारा रेखी प्रवाह में बहता है। प्रवाह कैसा होना चाहिए? धारा रेखी। पढ़ा चुका हूं ना, धीमे धीमे एक दूसरे के फॉलो करते हुए जब चलते हैं कण, तो उसको धारा रेखी कहते हैं। तो प्रवाह के प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन के लिए, ध्यान रखना, चौथा बिंदु क्या है? प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन के लिए समस्त ऊर्जाओं का योग, तीन ऊर्जाएं होंगी यहां पर, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और दाब ऊर्जा। तो हम यहां पर शब्द लिखेंगे समस्त ऊर्जाओं का योग नियत रहता है। मतलब ऐसे समझना, पहले गणितीय रूप में लिख दे रहा हूं मैं। देखो, दाब ऊर्जा एक होती गतिज ऊर्जा और एक होती स्थितिज ऊर्जा। इनका जो योग है वो कैसा रहता है? नियत। यानी देखो, दाब ऊर्जा, इसी को हम एक तो ये स्टाइल में लिख सकते हैं, या अगर हम लोग दो अलग अलग बिंदुओं पर इस्तेमाल करते, जैसे अभी पीछे A1 V1 बराबर A2 V2 पढ़ा था, या AV बराबर कांस्टेंट, उसी तरह इसको भी दो स्टेप में लिखा जा सकता है। जैसे P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। ये भी एक स्टाइल है इसको लिखने का। तो मैं बात कर रहा था बर्नौली प्रमेय के कथन की। फिर सुन लीजिए कथन कैसे याद होगा। 5 पॉइंट में याद करना है तुम्हें। हम कहेंगे जब कोई आदर्श द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली से होकर धारा रेखी प्रवाह में प्रवाहित होता है, तो प्रवाह के प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन के लिए, आयतन एकांक क्यों सुन लो, क्योंकि वैसे गतिज ऊर्जा क्या होती है? हाफ mv स्क्वायर। और जब हम आयतन को 1 मान लें तो द्रव्यमान और घनत्व तो बराबर हो जाते हैं, क्योंकि सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व। और आयतन को 1 मान लिया तो द्रव्यमान बराबर क्या होगा? घनत्व। तभी तो यहां घनत्व इस्तेमाल हुआ है, mgh की जगह ρgh। तो हम कहेंगे एकांक आयतन के लिए समस्त ऊर्जाओं का योग नियत रहता है। ठीक है, 5 पॉइंट में ये परिभाषा में लिख रहा हूं। अब आप समझिए और फिर इसको इतना कथन के अंदर लिखेंगे। तो चलो मैं लिखता हूं, जब कोई आदर्श, ब्रैकेट में लिख दो चाहे, असंपीड व अश्यान, जब कोई आदर्श द्रव असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली, असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली से होकर धारा रेखीय प्रवाह में, धारा रेखीय प्रवाह में बहता है, तो प्रवाह के प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन के लिए, आयतन के लिए समस्त ऊर्जाओं, अब समस्त ऊर्जाओं में क्या इस्तेमाल होगा ये ब्रैकेट में लिखना। कौन कौन सी ऊर्जा? दाब ऊर्जा,
और कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। और कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। समस्त ऊर्जाओं का योग नियत रहता है, नियत रहता है। अर्थात में ये पूरा नोट कर डालिए। और ये H2 है, यहां हम कह सकते हैं H1 बड़ा है, H2 छोटा है। बोलो। अब यहां प्रवेश करने समय वेग को V1 मान लो, निकलते समय V2। प्रवेश करते समय दाब को P1 ले लो और निकलते समय P2। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 इस तरफ और यहां पर A2। बोलो, ये सब बातें कह सकते हो कि नहीं कह सकते? ठीक है, अब ऑन करो। तो ठीक है, ये तो डेरिवेशन। अब देखिए, ये डायग्राम की बातें हो गई, कोई बात नहीं, चलो चलता है। यहां पर मैं बात कर रहा हूं, ये जो ट्यूब है इसको कहते हैं असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद की नली। अब हम लोग इसमें जब प्रूविंग करेंगे तो प्रूविंग करने के भी कुछ स्टेप्स ध्यान रखना, तो आसानी रहती है। जब बड़ी चीजें होती हैं तो उसको हम टुकड़ों में करके याद करेंगे। जैसे स्टेटमेंट 5 हिस्सों में कर लिया था, आसानी से याद हो गया। तुम लोग उसको ऐसे अपने समझने के लिए स्टेप्स में याद करना। जैसे अपने लिए छोटा सा एक पॉइंट बना लेना, पहला बिंदु यहां लिख लेना कि आदर्श द्रव याद होना चाहिए। दूसरा हमें क्या लिखना? असमान अनुप्रस्थ वाली नली होनी चाहिए। तीसरी बात हमें क्या याद रखनी है? धारा रेखीय प्रवाह होना चाहिए। चौथा पॉइंट हमें प्रत्येक बिंदु के एकांक आयतन के लिए होगा। और पांचवा पॉइंट हमारा समस्त ऊर्जाओं का योग होगा। ऐसे कथन भी हम कुछ बातों से समझाएंगे आपको। हमने कहा सबसे पहले दाब में जो अंतर होगा दोनों सिरों का, उसकी वजह से कार्य किया जाएगा, उस कार्य की गणना करेंगे। फिर हम गतिज ऊर्जा में अंतर चेक करेंगे, स्थितिज ऊर्जा में अंतर चेक करेंगे, फिर कुल ऊर्जा में अंतर। जो ऊर्जा में अंतर होगा वो कार्य के बराबर कर देंगे। जरा समझना, फिर स्टेप्स तोड़ के हम समझाएंगे। सबसे पहली बात हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कार्य की। किसकी? अच्छा, वैसे कार्य बराबर क्या होता है? तुमने सूत्र सुना कभी? बल गुणा विस्थापन सुना है? ये कार्य का सूत्र होता है। चलो एक्स सिरे की हम बात करते हैं। पहले किसकी करते हैं? अब हम एक्स सिरे पर बात करते हैं, यही बात। तो एक्स सिरे पर अगर हम कार्य कहते हैं, चलो W1 कह दिया मैंने, कुछ नाम लिखना था। बल हमने F1 मान लिया। और पर सेकेंड देखो, एक्स सिरे पर प्रति सेकेंड में कैलकुलेशन होगी। सब कैलकुलेशन किसके लिए होगी? 1 सेकेंड की बात हो रही है। जब 1 सेकेंड होता है तो दूरी को हम लोग वेग मान लिया करते हैं। तो यहाँ 1 सेकेंड में द्रव कितना प्रवेश करेगा? जितना इसका वेग होगा। और वेग कितना माना मैंने? V1। तो देखो W1 हुआ F1 V1। लेकिन अच्छा सुनो, दाब का सूत्र पढ़ा है P बराबर है बटे। तो F1 बराबर हमें क्या मिलना चाहिए पता है? P1 A1। देखो, और ये V1 पहले से। X सिरे से प्रवेश करने वाले द्रव पर कार्य निकल आया। अब ऐसे Y सिरे से निर्गत होने पर देखो, Y सिरे से निर्गत द्रव पर, निर्गत द्रव पर प्रति सेकेंड कार्य, उसको हमने W2 मान लिया। वो P2 A2 V2 है भाई। उसी तरह बिल्कुल लिख दिया डायरेक्ट। तो हम कुल कार्य की अगर बात करें, गणना करेंगे, प्रभावी कार्य, कुल कार्य जो भी कहते हैं, वो हो जाएगा W1 माइनस W2। तो इस तरीके से हम लोग क्या लिख पाएंगे? देखो, P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2 लिख पाओगे कि नहीं बताओ? अच्छा, किंतु एक बात समझना, किंतु आयतन जो होगा, आयतन होता है AV। क्या होता है? एक सिरे का A1 V1 होगा और दूसरे सिरे का आयतन क्या होगा? A2 V2। अविरत वाले समीकरण में ये हम सिद्ध कर चुके हैं, दोनों बराबर होते हैं। जितना इधर से प्रवेश करेगा आयतन, उतना ही उस तरफ से निकलेगा। वैसे आयतन बराबर होता क्या? द्रव्यमान बटे घनत्व। ये सुना कि नहीं सुना?
आयतन बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे घनत्व। तो हम ये कह सकते हैं कि जो A1V1 है या A2V2 है, दोनों अगर द्रव्यमान और घनत्व के रूप में लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा? m/ρ। तो यहां पर हम इसे A1V1 को भी m/ρ लिख दें और A2V2 को भी m/ρ लिख दें। तो अब देखो कुल कार्य P1, देखो ध्यान देना, यहां भी m/ρ यहां भी m/ρ, तो P1 माइनस P2 बचा और ब्रैकेट के बाहर कॉमन क्या निकल गया? m/ρ। समीकरण 1। देखो हमने सबसे पहला काम क्या किया? कार्य की गणना कर दी। किसकी? एक स्टेप हमें यह याद करना है कि हमें कार्य की गणना करनी है, कुल कार्य की। दूसरा स्टेप हम लोग गतिज ऊर्जा में अंतर देखना चाहते हैं। तो एक बात बताओ तुम लोग देख के, इस सिरे पर गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी द्रव की कि इस सिरे पर? बता सकते हो? गतिज ऊर्जा क्या सूत्र होता है? हाफ mv²। वेग जहां ज्यादा होगा वहीं तो गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी कि नहीं? बताओ, वेग इसका ज्यादा होगा कि इसका ज्यादा होगा? पतली नली का ज्यादा होता है वेग कि मोटी नली का? पतली वाली को होता है, तो यहाँ वेग ज्यादा तो गतिज ऊर्जा ज्यादा यहां हुई, यानी गतिज ऊर्जा लगातार बढ़ी है, यही तो कह सकते हो। तो गतिज ऊर्जा बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? तो हम यहां गतिज ऊर्जा में वृद्धि निकालेंगे। क्या निकालेंगे? गतिज ऊर्जा में वृद्धि। अब हम ये निकालने जा रहे हैं, गतिज ऊर्जा में वृद्धि। तो देखो अंतिम गतिज ऊर्जा थी हाफ mv², और प्रारंभिक थी हाफ mv1²। दोनों घटा दोगे, उसी को तो वृद्धि कहोगे। अच्छा, स्थितिज ऊर्जा देखो घट रही कि बढ़ रही, इसको देखो जरा। स्थितिज ऊर्जा mgh होती है कि नहीं? जिसकी ऊंचाई ज्यादा उसकी स्थितिज ऊर्जा ज्यादा। इस सिरे में ऊंचाई ज्यादा कि इस सिरे में? पहले वाले में ज्यादा है, यानी इसकी स्थितिज ऊर्जा ज्यादा है पहले सिरे की। तो अब इस द्रव की स्थितिज ऊर्जा लगातार घट रही कि बढ़ रही है? घट रही है। तो स्थितिज ऊर्जा में कमी हो रही है, तो अब हम वो गणना करेंगे। तो हम इसी तरह कहेंगे यहां स्थितिज ऊर्जा में कमी। तो mgh1 पहले ज्यादा थी, बाद में कम हुई है, माइनस mgh2। ये ऊर्जा बढ़ी और ये ऊर्जा घटी। जितनी ये बढ़ी होगी उसमें से घटी वाली हटा दो तो नेट वृद्धि पता चल जाएगी। तो हम कहेंगे कुल वृद्धि। क्या निकालेंगे भाई? एक चीज बढ़ जाए दूसरी घट जाए, तो बढ़े में से पहले घटे वाला हिस्सा हटा दो, जो बचा वही तो कुल वृद्धि मानी जाएगी। तो बढ़ी वाली हमारे पास कितनी है? हाफ mv2² हाफ mv1², माइनस ये कर दो तो माइनस mgh1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस mgh2। ये समीकरण 2 डाल दो। देखो सबसे पहला स्टेप हमने क्या निकाला? कुल मिला के कुल कार्य। और दूसरा मेन हिस्सा में क्या निकालना है? कुल वृद्धि। काय में? ऊर्जा में। कुल ऊर्जा में वृद्धि। ठीक है, ये जो ऊर्जा में वृद्धि है वही एक्चुअल कार्य है। यह जो कार्य किया गया वही ऊर्जा बढ़ गई, तो ये दोनों बराबर होंगे साम्यावस्था में। तो हम कहेंगे साम्यावस्था में कुल कार्य बराबर ऊर्जा में कुल वृद्धि। ये दोनों समीकरण आपस में बराबर कर दिए जाएंगे। तो कार्य का समीकरण हमारा क्या निकला था? P1 माइनस P2 m/ρ आया याद? और अभी ये निकाला mv2² माइनस हाफ mv1² माइनस mgh1 प्लस mgh2। बताओ इतना समझ में आया मैटर? दोनों तरफ ध्यान से देखो, m कॉमन है। देखो दोनों तरफ m कॉमन ले कट जाएगा कि नहीं? बताओ। तो काट डालो, और इधर रो भाग में उधर ले जाओ तो कहां जाएगा? गुणा में जाएगा। m तो कट गया, रो उधर गुणा में जा रहा, तो देखो हाफ m की जगह रो आ जाएगा क्योंकि m कट चुका है। तो हाफ रो v2², यहाँ हाफ रो v1², यहाँ रो जी h1, यहाँ रो जी h2। एक काम करो, 1 1 वाले सब पक्षांतर LHS में ले आओ और ये P2 को RHS में पक्षांतर कर दो। तो देखो P1, और देखो ये वाला वहां पक्षांतर आएगा तो उधर माइनस का, तो इधर का हो जाएगा प्लस का। यहां देखो रो जी h1 उधर माइनस, तो इधर का हो जाएगा प्लस का। ये P2 उस तरफ ले जाओ,
P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। देखो ध्यान देना बच्चा लोग, ये बर्नौली प्रमेय का कथन है कि नहीं बताओ, या इसी को शॉर्ट में लिखना हो तो P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी H बराबर नियतांक या कांस्टेंट। सिद्ध हुआ कि नहीं बताओ, ये बर्नौली प्रमेय का कथन है। इसको थोड़ा और एक तरीके से बढ़ाया जा सकता है, आप कह सकते हैं देखो यहाँ रो और जी क्या है, कांस्टेंट है। देखो यहाँ रो व जी क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, नियतांक है। तो इसी से भाग दे दो, रो जी से भाग देने पर, चलो भाग देते हैं, देखो क्या आएगा। तो यहां देखना इक्वेशन क्या आएगी, P अपान रो जी आ जाएगा कि नहीं बताओ, यहां रो कट जाएगा तो V स्क्वायर बाई 2G आ जाएगा, यहां रो जी कैंसिल हो गया, H आ गया, और कांस्टेंट में कांस्टेंट से डिवाइड करो तो क्या आता है, कांस्टेंट ही आता कि नहीं आता, पहले बताओ। इन तीनों टर्म का अपना अपना नाम होता है। इसको देखो बोलते हैं दाब शीर्ष, ध्यान रखना, इसको वेग शीर्ष, इसको गुरुत्वीय शीर्ष, क्या कहते हैं। हाँ ये जरूर याद रखना, न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, नोट कर लें।